हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एग्जाम पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसा गया आपका इंग्लिश का पेपर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब लग जाइए अपने विज्ञान की तैयारी पर। तो जैसा कि आपको पता है, टारगेट विद एग्ज़ाम एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है और इस पर सभी प्रकार की क्लासें कराई जाती हैं 10th क्लास की। तो आप जुड़े रहिए और अब हम विज्ञान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो विज्ञान की आज पहली क्लास है पेपरों के लिए। तो हम इसे महामैराथन चलाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपसे आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को और वीडियो को भी लाइक की होगी। आपके एक एक सब्सक्राइब से ही हम आगे बढ़ते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और अब अभी हम अपनी क्लासे फ़ोन से ही लेते हैं। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम बोर्ड लगाकर आपको सामने से पढ़ाएंगे। तो आशा है आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी विज्ञान की क्लास है आज, साइंस की। तो क्वेश्चन आता है, ये आपने आप कई पेपरों में देख ही लिया है कि किस पैटर्न पर आ रहा है पेपर। जब 15 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, 70 नंबर पूर्णांक होता है। पेन ले लेते हैं अपनी, लिए पेन ले लिए। तो 70 नंबर पूर्णांक होता है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप पहला आता है, ये है अभी आपका इंट्रोडक्शन ही है ये। लिए आगे खंड आप पढ़ते हैं हम इसका, उपभाग 1 बहुविकल्प प्रश्न। और इससे पहले भी हमने बहुत क्लासें बनाई हैं। उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के सभी क्लासें ज़रूर देखें आप। आपको इन्हीं क्लासों से पेपर पूरा पेपर मिल जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें, आगे जितनी भी पेपर क्लासें और वैज्ञानिक क्लासें कराएं, सभी क्लासों को ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो कौन से कैसा बनता है, किसी इसमें लेंस की बात की गई है। प्रतिबिंब सीधा, आभासी, आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा। तो ये कौन बनाता है, तो ये अवतल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इसके क्वेश्चन आपको आंसर आपको लगे मिलेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ हमने पहले पढ़ाई है, इसलिए इसका क्वेश्चन लगे हुए मिलेंगे आंसर। तो आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम आपको तो क्या सही 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 और थोड़ी जल्दी करेंगे अपनी क्लास को। थोड़ा ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो अपना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल लेंस बनाता है सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा अवतल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है, बीच से मोटा साइड से पतला। और अवतल लेंस होता है बीच से पतला और साइड से मोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी। तो इसमें हमें आर का मान दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और फोकस का मान पूछा गया है। तो इसमें एफ का मान आर का दुगना होता है। तो आर बराबर होता है 2f। तो एफ का मान निकालना, तो आर आर के बटे में पहुँचा देंगे हम 2 को। तो ये हो जाएगा हमारा 20/2। तो 20 का आधा हो जाएगा, फिर जब 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से ही हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है। फिर भी जितने बच्चे इस वीडियो को देखें, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ये बार बार कहने की ज़रूरत पड़ती है आपसे। आपका एक सब्सक्राइबर और एक लाइक में कुछ नहीं जाता।
तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस घटन के कारण आकाश नीला दिन नीला दिखाई पड़ता है? तो ये विबग्योर, आपको याद होगा, ये पहले ही पढ़ाया गया है, विबग्योर। तो BIBGYOR, तो ये होता है विबग्योर। तो आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसका कारण है? तो ये प्रकीर्णन का कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आता है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है फोकस दूरी। तो ये कैसा होगा? तो P का मान दे दिया 2 डायोप्टर और F का मान निकालना हमें सेंटीमीटर में। तो P बराबर होता है 1/F। तो F का मान तो इसमें F का मान निकालना है, तो इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये P नीचे आ जाएगा और F ऊपर चला जाएगा। F ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ गया है। तो अब सेंटीमीटर में निकालना है, तो ऊपर 100 लगा देंगे और नीचे P का मान 2 डायोप्टर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, प्लस का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, P इसमें है डायोप्टर और F है फोकस दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज तार को? तो ये जीवित तार में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, जीवित तार में जोड़ा जाता है। और घरों में जो लाइट आती है तो इसका मान 220 वोल्ट होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट कर लाया गया है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये एक्सप्लेन हुआ है, आप इसे पढ़ लें, हम रिवीजन के तौर पे इन क्लासों को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शक्ति कार्य तथा समय की मात्रक क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? x1 x2 और x3। तो शक्ति दे दिया है x1 और कार्य दे दिया है हमें x2 और समय दिया है x3। तो P बराबर होता है W/T। तो P का मान हो गया x1, W का मान हो गया x2 और T का मान हो गया x3। और जब x3 की x1 में को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x1 इंटू x3 बराबर x2। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो इधर जाके x1 इंटू x3 हो जाएगा और बराबर में बचेगा x2। अगला क्वेश्चन आता है, एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसमें Q का मान पूछा गया है, I का मान दे दिया गया है इसमें, और T का मान दे दिया गया है, Q का मान पूछा है। तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर Q/T होता है। तो Q का मान निकालना है हमें, तो T की इधर गुणा कर देंगे हम I में, तो Q का मान आ जाएगा I इंटू टी। तो एम्पियर I का मान दे दिया है हमें 10 और T का मान दे दिया 2, तो 2 पंजे होता है 10। नहीं, I का मान दिया 10 और T का मान दिया है हमें 2, तो 10 दूनी हो गया 20। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 20 कूलाम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसमें दर्पण की बात की गई है, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये है हमारा अभिलंब और ये है हमारी किरण, तो ये यहाँ आ रही है इस तरीके से और ये अविलंब से दूर हट रही है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस की बात की गई है इसमें, उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन ठीक से पढ़ें। बहुत बच्चे दर्पण पढ़ के दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, और इसमें लेंस पूछा गया है। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और आकार का, वस्तु के आकार का बनेगा। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की वस्तु दी गई है हमें, तो 30 सेंटीमीटर तो वस्तु के ही आकार का बनेगा, और दूसरी ओर बनेगा उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार पर, आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो दूरस्थ यानी दूर प्रकाश का रंग कौन सा होता है? तो ये लाल होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आधार से यानी नीचे से, नीचे से दूर कौन सा कलर है? तो विव की ओर में। तो इसमें हो जाएगा लाल रंग सबसे दूर होता है, लाल रंग दूर हटता है, दूर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग, दूरस्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो आई का मात्रक होता है एम्पियर, और टी का मान होता है सेकंड। तो एम्पियर और सेकंड हो गया ये मिलाकर कूलाम यानी क्यू का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी आवेश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवेश का। और विद्युत ऊर्जा का होता है वाट सेकंड या किलोवाट घंटा, और विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर किलोग्राम, नहीं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में भी आया है क्वेश्चन, और 2025 में भी आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सीधा, आभासी और वस्तु से और बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बना दिया गया है दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस प्रयुक्त है। निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और अनंत और दूर बिंदु होता है अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई किरण का क्या क्या रंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, बैंगनी। अधिकतम झुकी हुई किरण होती है बैंगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, R1 व R2 प्रतिरोधक के दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R तुल्य बराबर होता है 1/R1 1/R2। जब R2 की इधर गुणा की जाएगी और R1 की इधर गुणा की जाएगी तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2। तो आगे हो जाएगा R तुल्य बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, इन्हें एक जगह करके लिख दिया है, गुणा का चिन्ह हटा दिया है, R1 और R2। तो इसका, और अब इसकी गुणा एक में कर दी जाएगी, R1 और R2 की गुणा एक में कर दी गई है यहाँ पर, और R की इधर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो टंगिस्टन का बना होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, 3500 केल्विन। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है।
टंगिस्टन का। फिलामेंट बना होता है तंतु यानी कि टंगिस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। तो विद्युत सेल में रूपांतरण कैसा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है विद्युत सेल में रूपांतरण। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे लेंस की बात की गई है इसमें। लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी छोटी चीज को बड़ी दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस ही बड़ा दिखाता है, और जितनी फोकस दूरी कम होगी उतना ही बड़ा दिखाएगा। तो अवतल तो होता ही नहीं है, बड़ा दिखाने के लिए उत्तल ही होता है, और जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना ही बड़ा दिखाएगा। तो इसमें 20 भी दिया है, पर 10 सेंटीमीटर भी दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, तारों का टिमटिमाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण की बात की गई है इसमें। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो ये बनता है आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, आभासी तथा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग है। सबसे अधिक विचलन वाला कोण कौन सा है? इसमें नीला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, कॉलम ए में दी गई मात्रा का सुमेलन कॉलम बी की भौतिक राशियों से कीजिए। तो इसका ओम होता है विद्युत प्रतिरोध, ए का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा दूसरा, और दूसरे यानी वाट का हो जाएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, और एम्पियर का होता है विद्युत धारा, और वोल्ट का होता है विद्युत विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर व टू आर प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध क्रम से R1 तथा R2 हो, तब R1/R2 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा R1 R प्लस और 2R, तो ये हो जाएगा 3R हो जाएगा। दो ये हैं और एक ये है, तो ये मिलकर हो जाएंगे 3R। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में हो जाएगा 1/R, तुल्य बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/2R। तो इसकी गुणा करके जो आंसर आएगा तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1/R तुल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये है, इसका आंसर ये हो जाएगा 9/2। R1 व R2 का मान हो जाएगा 9/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबक क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होती है। तो आरोपित बल की दिशा क्या होती है? तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपके एक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि हम एक बोर्ड लगा पाएँ और आपको हम सामने से पढ़ा सकें और आपके लिए अच्छा कोई काम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो दर्पण दिया गया है इसमें, आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए और आभासी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल। जब फोकस
और पी के बीच रखा जाएगा तो ये बड़ा और आभासी प्रतिबिंब देगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस, इसमें लेंस दिया गया है, प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें लेंस दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में दर्पण था, तो इसमें फोकस और केंद्र के बीच यानी उत्तल तल हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश में नीले रंग का आकाश में नीले रंग का देखने का कारण होता है। नीले दिखने का कारण क्या होता है नीला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, निर्वात में। ये सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो इसमें धारा का मान समान होता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक समान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा होती है। बल की दिशा कैसी होती है, तो इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तित के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, तो यह अवतल दर्पण दिया गया है। इसमें प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से लौट जाती है, तो अपने ही मार्ग से लौट जाती है, तो ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, यानी कि सी से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण आती है तो अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस है, तो लेंस दिया गया है इसमें आभासी सीधा आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह उत्तल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे तो उत्तल लेंस आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में पक्षमापी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ आकाश में नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस क्लास में भी 3 बार ये आ चुका है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। प्रकीर्णन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग का दिखाई देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध आर निकालना है, यानी कि पी का मान भी दे दिया 440 और बी का मान दे दिया 220, तो आर का मान निकालेंगे तो पी बराबर होता है B²/R। तो आर की गुणा इधर करेंगे पी में और पी की नीचे करेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा B²/P। इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो 110 ओम मिलेगा। आर का प्रतिरोध का मात्रक होता ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ
अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए हैं, नामों के सुमेलन कीजिए। तो चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं और नाम स्तंभ बी में दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तारों की क्रॉसिंग होती है अमीटर, नहीं, तारों की क्रॉसिंग होती है इस चिन्ह से। और विद्युत सेल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी इससे। और अमीटर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमीटर का हो गया है। और परिवर्ती प्रतिरोध का हो जाएगा ये जिगजैग जो दिख रहा है और बीच में ये एरो का निशान है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहले का चौथा, यानी कि नहीं, पहले का तीसरा देखते हैं। तो पहले का तीसरा किस किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर पहले में है और चौथे में है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो ये दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खंड भाग दो आ रहा है, यानी कि केमिस्ट्री का बहुविकल्प प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है। तो मेथेन यानी कि कार्बन की संख्या 1 होती है और 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, मेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। तो सजातीय श्रेणी होती है जिसमें जिसमें CH2 का अंतर होता है, या तो वह एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो। तो इसमें सजातीय श्रेणी ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें CH2 का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि एक है इसमें C और अगले में है 2C। तो और पहले में है 4 हाइड्रोजन, दूसरे में है 6 हाइड्रोजन। तो CH2 का अंतर है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है इसका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7, यानी कि सी वाला हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्ल, तो वो होगा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीमनी है, तो एंटीमनी उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एंटीमनी उपधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण पूरी करनी है इसमें। तो इसमें CH3 दिया गया है, पर इधर CH3 नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं CH3 किस किस में दिया गया है। तो इन 3 ऑप्शनों में दिया गया है और इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। और COO दिया गया है इधर, और इधर COO नहीं दिया गया है। तो ये COO ये वाला भी गलत हो चुका है। तो ये या तो इसमें है या फिर इसमें, इन दोनों में है। और अब आगे देखते हैं, इसमें ये तो हो गया है। और इधर देखिए, इधर C2H5 इधर है पर इधर नहीं है। तो C2H5 और कौन से में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, CH3COO C2H5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी था, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में इसमें बताना है कि इसमें बाई की जगह पर क्या आएगा। तो बाई की जगह पर आएगा SO2 का होल ट्वाइस, यानी कि SOS इधर, SO2 SO4 इधर हैगा, पर SO2 2 ऑक्सीजन पर इंगे पर S नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, S और 2 ऑक्सीजन के अणु होने चाहिए और एक सल्फर का अणु होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो इसमें से अम्लीय लवण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, NaHSO4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, और हम आपके लिए
एक से एक जानदार क्लास लाते रहेंगे। चलिए, आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेट में मुख्यतः होता है, तो मेट में मुख्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2 Cu CO2 CO2S प्लस तथा FeS। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट यानी आयरन सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो ये इस डैश की जगह पर क्या आएगा? तो पूरा करना है रासायनिक समीकरण को। तो इसमें CH3 इधर दिया गया है, पर इधर CH3 नहीं है, तो CH3 देख लेते हैं कौन कौन से में। इन तीनों में CH3 है, पर इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा पहले ही। और अब देख लेते हैं, और इसमें इधर दो अणु ज़्यादा हैं ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर एक तो कार्बन नहीं है, इधर कार्बन दिया गया है, और दो दो अणु ऑक्सीजन के दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो कार्बन और दो अणु ऑक्सीजन के किस में है? तो इसमें है और इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें एक H की कमी है इधर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी, CH3COOH। इससे इसे अगर यहाँ पर रख दें तो समीकरण पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड है हमारा एल्यूमिनियम Al2O3। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोपेन का सूत्र होता है, तो प्रोपेन का सूत्र होता है, यानी प्रोप है तो कार्बनों की संख्या 3 होगी, एन है तो 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C3H8। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, चाहे वो एल्केनो हो या एल्केन, एक ही नाम है ये, एल्केनो और एल्केन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 गुने से 2 अधिक होते हैं हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होते हैं हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, इसमें समजातीय श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है इसका, और ऑप्शन नंबर सी भी सही, ऑप्शन नंबर सी भी सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस को कौन सा धातु बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, शून्य pH वाला विलयन होता है, तो शून्य pH वाले विलयन का मान अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी पानी के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ये ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक प्रयुक्त है इसे समीकरण को पूर्ण करने में? इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यदि इसे हम यहाँ पर रख दें तो अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? तो इसमें धातु पूछा गया है, तो ठोस अवस्था में नहीं होती है, तो ये मरकरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कमरे के ताप पर ही ये पिघल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो अम्ल की और जब क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण तथा जल का प्रयोग जल प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, लवण और जल प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया CO CO3 को ऊष्मा दी जाए तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया है हमारी अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया है,
इसमें एक यौगिक को दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों में तोड़ दिया गया है, तो यह अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण किस में पाया जाता है? तो कार्बन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में एल्काइन है, तो एल्काइन होता है जिसमें कार्बन जिसमें तीन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो एल्काइन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्काइन में तीन बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्काइन। ऑप्शन नंबर बी जिसमें तीन बॉन्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की प्रकृति है। तो H+ की प्रकृति क्या है हाइड्रोजन आयन की? तो ये अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए, यानी H- होती है तो क्षारीय, H+ अम्लीय। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, धावन सोडे के एक अणु में जल के अणु होते हैं। तो धावन सोडे के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं? तो इसमें 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 10। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन कौन अधातु है? तो अधातु पूछा गया है, तो इसमें क्रोमियम भी धातु है, और क्या कहते हैं, आयरन भी धातु है, और Hg यानी पारा भी धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हीलियम। यह अक्रिय गैस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, धातुओं के लिए सत्य नहीं है। तो धातु सदैव सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, धातुएं सहसंयोजी यौगिक नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो जिप्सम बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल की जब सोडियम से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल होता है C2H5OH। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो यानी कि प्रोपेनल में होता है CHO यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, और ये एप्लीकेशन यूज़ करने में थोड़ी पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें ला सकें और आपकी बढ़िया से अच्छी तैयारी कर सकें और आपको आगे बढ़ा सकें। तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने भी बच्चे इस क्लास को देखें, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपसे कह ही सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो इतना आप भी समझदार हैं, कितनी मेहनत लगती है एक क्लास को बनाने में। तो आप क्लास को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्लास को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो अभी इसे क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बार बार नहीं कहलवाना। जितने बच्चे इस क्लास को देखें सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासीन घोल का pH मान होता है, तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कीटोन है, तो कीटोन में ओन होता है क्रियात्मक समूह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपेनोन ओन। अगला क्वेश्चन आता है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला धातु तत्व है। तो ठंडे जल से जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो कौन गैस हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो ये पोटेशियम बनाता है, यानी कि के। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तथा गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है, तो निस्तापन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गला बिल्कुल सूख गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रमज़ान से हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। आपके लिए
हर तरीके से आपको आगे बढ़ाया जाएगा और आपके लिए एक अच्छे से अच्छी क्लास बनाई जाएगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कौन सी अभिक्रिया है ये? तो विस्थापन है, यानी कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है सल्फर से। ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि SO4 और 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है pH मान 8.5 वाला विलयन है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो ये 8.5 है, तो ये क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है CH3 CHCCHO। तो इसमें ये शाखा दे दी गई है, यानी कि मेथिल। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल। और प्रोपेनल 2 पे शाखा जुड़ी हुई है, मेथिल नहीं मेथिल, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। तो वायतम कोष में जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अधातु होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO3 का होल ट्वाइस, नहीं CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसमें होता है C2H2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें कार्बन की दोगुनी संख्या से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खंड खंड सी हो जाएगा इसका। बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, यानी बायोलॉजी। कोशिका परिक्रम में ऊर्जा द्रव्य है। तो कोशिका परिक्रम में ऊर्जा द्रव्य है तो ये होता है ATP, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई बार पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म भी, तो आप याद रखें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका परिक्रम में ऊर्जा मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा ATP। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाइट पेज आ गया है। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव किसमें होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत द्वारा होता है पित्त रस का स्राव, बी ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो इसमें परागण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां विकसित किसमें होती हैं? तो ब्रायोफिलम में होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता। ये सब द्विलिंगी है और जो है ये पपीता एक लिंगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो स्वस्थ मनुष्य सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइरोवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरोवेट के विखंडन की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो किस तंत्र से संबंधित है वृक्क? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क, यानी कि किडनी। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ की थी मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा? तो गिरजाघर में की थी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मातृ जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो गर्भाशय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।
अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन सा अंग करता है पौधे में? तो पुंकेसर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं? बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। आवश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी है, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अप्रोक्सीमेट सभी। तो अगला क्वेश्चन आता है, पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है। तो पौधे में फ्लोएम का कार्य कौन करता है? तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो इसमें पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसमें जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पादप हार्मोन जिब्रेलिन होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्ध हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है, जो कि माइंड में होती है पीछे की ओर, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर होता है? परागकोश के अंदर क्या होता है? तो परागण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो अगला क्वेश्चन आता है, पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जनन अंग क्या होता है? जयांग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। जनन अंग जयांग। अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो किससे बचाती है? तो परावैंगनिक किरणों से बचाती है ओजोन परत वायुमंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुर्दे की इकाई को उत्सर्जित की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन में प्राप्त लेते प्रक्रिया में भाग लेती है, तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्काणु नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता, क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन आता है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग वंशगति गुणों के अध्ययन के लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें मटर देखते ही मटर पर लगा देते हैं, पर ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, वंशगति गुणों के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि फ्रीजों से रेफ्रिजरेटर से गैस निकलती है, CFC। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? यह भी क्वेश्चन पीछे भी था। तो घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, यानी कि XX और XY। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वसन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो यह अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्र मस्तिष्क सोचने वाला भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पौधे में से किसका पुष्प एकलिंगी होता है? तो एकलिंगी होता है पपीते का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी था ये पीछे क्वेश्चन, रिपीट है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10% ही पहुंचती है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो पौधे का पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन कौन सा है? तो ये साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। तो पुनरुद्भवन किसमें होता है? तो प्लेनेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है तो उसे सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? पारितंत्र का उत्पादक का उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो ये गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल वाले। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब नापा जाता है। तो रक्तदाब किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका मेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसमें पपीता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है, पुनर्जनन का उदाहरण है। तो पुनर्जनन का उदाहरण कौन कौन है? तो ये प्लेनेरिया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी के कारण होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पारितंत्र है। तो प्रकृति पारितंत्र क्या है? तो प्राकृतिक पारितंत्र है वन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक क्या होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे एवं हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दो क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लीजिए आप। ये देखिए आगे है, इसे पढ़ लीजिए। ये अगला क्वेश्चन आता है, नहीं पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, और ये है अंतर है ये। चलिए और देखते हैं आगे, इन्हें याद कर लीजिए। और ये है, अगली क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन कराए जाएंगे, एमसीक्यू नहीं कराएंगे। और जितनी भी चैनल पर क्लासें कर दे दी गई आपको दी गई हैं, सभी क्लासों को दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफ़ेद पेज है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इसे ही पढ़ लीजिए। अगला भाग आता है, ये है इनके, और जो इसके संरचनात्मक सूत्र हैं। मेथेनॉल का होता है क्लोरो प्रोपेन, और होता है नाइट्रोमेथेन।
तो ये आगे दिए गए हैं, इन्हें देख लीजिए। ये 1 क्लोरोप्रोपेन का है, ये एसिटिक अम्ल का है ये वाला, और मेथेनॉल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न यौगिक का IUPAC नाम। तो इसमें IUPAC नाम बताना है इस यौगिक का। तो IUPAC नाम यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 1 है और इसमें CHO जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह। तो इसका हो जाएगा मेथेनॉल यानी ओल। और इसमें दूसरे वाले में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और इसमें डबल बॉन्ड है तो ये हो गया इन। तो इसका हो जाएगा प्रोपीन। तो ऑप्शन नंबर, तो ये इसका हो जाएगा प्रोपीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। और अभी हम इस क्लास को फ़ोन पर ही लेते हैं, या यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम एक बोर्ड भी लगा पाएंगे और आपको हम सामने से पढ़ा पाएंगे, ताकि हम समझा भी सकें। इस पर हम इसे फ़ोन की स्क्रीन पर हम ज़्यादा कुछ लिखकर नहीं दिखा सकते जब तक बड़ा बोर्ड नहीं होगा। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है। तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि हर बच्चा, जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम बहुत ही जल्दी आपके लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे और वीडियो को लाइक ज़रूर करे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।